हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नई चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स। कोरोनरी आर्टरीज। हार्ट मसल को दो कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई करती हैं, जिनका नाम राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज है। ये अयोटा की पहली ब्रांचेस होती हैं। आर्टरीज हार्ट को एक क्राउन, ताज की तरह घेर लेती हैं, इसीलिए इनका नाम कोरोनरी आर्टरीज पड़ा। लैटिन वर्ड कोरोना इक्वल्स क्राउन। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। राइट कोरोनरी आर्टरी पूरे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पिछले पोर्शन को सप्लाई करती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मुख्य रूप से लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर आगे वाले और लैटरल साइड वाले हिस्सों को सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरीज के डायामीटर में कई वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस इन कोरोनरी आर्टरीज। 1. 50% से 60% इंसानों में राइट कोरोनरी आर्टरी बड़ी होती है, यानी राइट डोमिनेंट, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के मुकाबले हार्ट को ज्यादा ब्लड सप्लाई करती है। 2. 15% से 20% इंसानों में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बड़ी होती है, यानी लेफ्ट डोमिनेंट। 3. 20% से 30% इंसानों में दोनों आर्टरीज लगभग बराबर मात्रा में ब्लड सप्लाई करती हैं। ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज डिवाइड और सब डिवाइड होकर छोटी ब्रांचेस में बदल जाती हैं, जो हार्ट की पूरी सरफेस पर चलती हैं। इन छोटी ब्रांचेस को एपिकार्डियक आर्टरीज कहा जाता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? इनसे और भी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, जिन्हें फाइनल आर्टरीज या इंट्राम्यूरल मसल्स कहते हैं। फाइनल आर्टरीज हार्ट मसल के बीच से राइट एंगल्स पर गुजरती हैं, हार्ट की वॉल के अंदरूनी हिस्से यानी इनर एस्पेक्ट के पास। वीनस ड्रेनेज। हार्ट मसल से वीनस ड्रेनेज 3 तरह की वेसल्स के जरिए होता है। 1. कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस सबसे बड़ी वेन है जो टोटल कोरोनरी फ्लो का 75% ड्रेन करती है। ये हार्ट की लेफ्ट साइड से ब्लड ड्रेन करती है और ट्राइकस्पिड वाल्व के पास राइट एट्रियम में खुलती है। 2. एंटीरियर कोरोनरी वेन्स। एंटीरियर कोरोनरी वेन्स हार्ट की राइट साइड से ब्लड ड्रेन करती हैं और सीधे डायरेक्टली राइट एट्रियम में खुलती हैं। 3. थिबेशियन वेन्स। थिबेशियन वेन्स मायोकार्डियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करती हैं और सीधे हार्ट के कंसर्न चेंबर यानी जिस चेंबर में वो मौजूद हैं में खुलती हैं। फिजियोलॉजिकल शंट। फिजियोलॉजिकल शंट एक डाइवर्टेड रास्ता यानी डाइवर्जन है, जिसके जरिए वीनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरियल ब्लड के साथ मिल जाता है। थिबेशियन वेन से कार्डियक चेंबर्स में बहने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट का हिस्सा बनता है। फिजियोलॉजिकल शंट का दूसरा कंपोनेंट ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पल्मोनरी वेन में ड्रेन होना है, बिना ऑक्सीजनेट हुए। फिजियोलॉजिकल शंट के बारे में और डिटेल्स के लिए चैप्टर 119 को रेफर करें। कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड इट्स मेजरमेंट। नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो। कोरोनरी सर्कुलेशन के जरिए नॉर्मल ब्लड फ्लो लगभग 200 ml पर मिनट होता है। ये कार्डियक आउटपुट का 4% हिस्सा बनता है। कार्डियक मसल के हर 100 ग्राम के लिए ये लगभग 65 से 70 ml पर मिनट होता है। मेजरमेंट ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। डायरेक्ट मेथड। कोरोनरी ब्लड फ्लो को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का यूज करके मेजर किया जाता है। इसे सीधे किसी भी कोरोनरी आर्टरी के चारों तरफ रखा जाता है। डिटेल्स के लिए चैप्टर 98 रेफर करें। इनडायरेक्ट मेथड। 1. बाय फिक प्रिंसिपल। कोरोनरी ब्लड फ्लो को नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करके फिक प्रिंसिपल चैप्टर 98 अप्लाई करके मेजर किया जाता है। सब्जेक्ट को एटमॉस्फेरिक एयर के साथ गैस की एक नोन क्वांटिटी इनहेल करने को कहा जाता है। फिर एक कैथेटर के जरिए आर्टरी और कोरोनरी साइनस से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। ब्लड फ्लो को इस फॉर्मूला से डिटरमिन किया जाता है। ब्लड फ्लो इक्वल्स अमाउंट ऑफ N2O टेकन अप पर मिनट, आर्टेरियोवेनस डिफरेंस ऑफ N2O कंटेंट। 2. by using Doppler flow meter. Doppler flow meter probe में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स के पल्सेस ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। Doppler flow meter प्रोब को एक कैथेटर पर माउंट करके राइट या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के ओस्टियम यानी मुंह पर पोजीशन किया जाता है ताकि फेजिक फ्लो की वेलोसिटी मेजर की जा सके। आर्टरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया एंजियोग्राफी से पता किया जाता है। ब्लड फ्लो की वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया से ब्लड फ्लो का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जाता है। 3. बाय वीडियो डेंसिटीमेट्री। वीडियो डेंसिटीमेट्री वो टेक्निक है जिसका यूज ब्लड फ्लो की वेलोसिटी और कोरोनरी आर्टरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों को एक साथ मेजर करने के लिए किया जाता है। इन दोनों वैल्यू से कोरोनरी ब्लड फ्लो कैलकुलेट किया जा सकता है। फेजिक चेंजेस इन कोरोनरी ब्लड फ्लो। कोरोनरी आर्टरीज के जरिए होने वाला ब्लड फ्लो कांस्टेंट नहीं होता। ये सिस्टोल के दौरान घट जाता है और डायस्टोल के दौरान बढ़ जाता है।
मायोकार्डियम को सप्लाई करने वाली इंट्राम्यूरल वेसल्स या फाइनल आर्टरीज कार्डियक मसल्स के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज पर होती हैं। इसीलिए सिस्टोल के दौरान इंट्राम्यूरल वेसल्स कंप्रेस यानी पिचक हो जाती हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। डायस्टोल के दौरान ये कंप्रेशन हट जाता है और ब्लड वेसल्स डिस्टेंड यानी फैल जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। फेजिक चेंजेस इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत में ब्लड फ्लो तेजी से गिरता है, जिसके दो कारण हैं: मायोकार्डियल टिश्यू प्रेशर का बढ़ना और एओर्टिक प्रेशर का घटना। इजेक्शन पीरियड के दौरान एओर्टिक प्रेशर बढ़ने की वजह से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में फ्लो तेजी से बढ़ता है। हालांकि कोरोनरी कैपिलरीज के जरिए ब्लड फ्लो कम होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होते हुए वेंट्रिकल में इंट्राम्यूरल मायोकार्डियल प्रेशर बहुत हाई होता है। ये घटा हुआ ब्लड फ्लो एओर्टिक वाल्व के बंद होने तक यानी सिस्टोल के खत्म होने तक बना रहता है। डायस्टोल की शुरुआत में ब्लड फ्लो बढ़ता है और तेजी से पीक पर पहुंचता है। डायस्टोल के बाद वाले हिस्से में एओर्टिक प्रेशर गिरने के साथ साथ फ्लो भी थोड़ा कम हो जाता है। बस हवा निकल गई। सिस्टोल शुरू होते ही फिर से फ्लो में एक तेज गिरावट आती है। फेजिक चेंजेस इन राइट वेंट्रिकल। सिस्टोल के दौरान राइट वेंट्रिकल में थोड़ी मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। इसका कारण यह है कि राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स लेफ्ट वेंट्रिकल जितनी सिवियर यानी तेज नहीं होती। फिर भी सिस्टोल में होने वाला फ्लो डायस्टोल के मुकाबले बहुत ही कम होता है। फेजिक चेंजेस इन राइट वेंट्रिकल। सिस्टोल के दौरान राइट वेंट्रिकल में थोड़ी मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। इसका कारण यह है कि कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स इतनी सिवियर यानी तेज नहीं होती जितनी लेफ्ट वेंट्रिकल के केस में होती है। फिर भी ब्लड फ्लो की मात्रा डायस्टोल के मुकाबले बहुत ही कम होती है। फैक्टर्स रेगुलेटिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो। ऑटो रेगुलेशन। किसी भी दूसरे ऑर्गन की तरह हार्ट के पास भी ऑटो रेगुलेशन के जरिए अपना ब्लड फ्लो खुद रेगुलेट करने की क्षमता होती है। जब मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 और 150 mmHg के बीच वैरी करता है तो कोरोनरी ब्लड फ्लो पर कोई असर नहीं पड़ता। ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म में कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। कोरोनरी ब्लड फ्लो मुख्य रूप से कार्डियक मसल की जरूरतों के प्रति लोकल वैस्कुलर रिस्पॉन्स द्वारा रेगुलेट होता है। कोरोनरी ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स: 1 नीड फॉर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जरूरत, 2 मेटाबॉलिक फैक्टर्स, 3 कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, 4 नर्वस फैक्टर्स। 1 नीड फॉर ऑक्सीजन। कोरोनरी ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोरोनरी सर्कुलेशन से गुजरने वाले ब्लड की मात्रा कार्डियक मसल द्वारा ऑक्सीजन की कंजम्पशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेस्टिंग कंडीशन में भी हार्ट मसल किसी भी दूसरे टिश्यू के मुकाबले ब्लड से ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा यानी 70 से 80% कंज्यूम कर लेता है। जब कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है तो ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन की जरूरत यानी हाइपोक्सिया तुरंत कोरोनरी वेजोडाइलेटेशन पैदा करती है और हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। 2 मेटाबॉलिक फैक्टर्स। हाइपोक्सिक कंडीशंस के दौरान कोरोनरी वेजोडाइलेटेशन कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की वजह से होती है, जो वेजोडाइलेटेशन के जरिए कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। रिएक्टिव हाइपरीमिया। रिएक्टिव हाइपरीमिया मेटाबोलाइट्स के वेजोडाइलेटर इफेक्ट्स की वजह से ब्लड फ्लो में होने वाली बढ़ोतरी यानी इंक्रीज को कहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। एडेनोसिन। एडेनोसिन एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है और ये कार्डियक मसल की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। हाइपोक्सिया के दौरान मसल में एटीपी बड़ी मात्रा में डिग्रेड होकर एडीपी बनाता है। कुछ एडीपी मॉलिक्यूल्स मजीद यानी फर्दर डिग्रेड होकर एडेनोसिन बनाते हैं, जो हार्ट मसल के टिश्यू फ्लूइड्स में रिलीज हो जाता है। दूसरे सब्सटेंसेस जो वेजोडाइलेटेशन के जरिए कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं वो हैं पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एडेनोसिन फॉस्फेट कंपाउंड्स। 3 कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। परफ्यूजन प्रेशर मीन आर्टीरियल प्रेशर और वीनस प्रेशर के बीच का बैलेंस होता है। इस तरह कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर एओर्टा में मीन आर्टीरियल प्रेशर और राइट एट्रियल प्रेशर के बीच का बैलेंस है। चूंकि राइट एट्रियल प्रेशर लो होता है, इसीलिए मीन आर्टीरियल प्रेशर ही वो मेजर फैक्टर बन जाता है जो कोरोनरी ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर की वो रेंज जिस पर कोरोनरी ब्लड फ्लो मेंटेन किया जा सकता है ऊपर दी गई है। 4 नर्वस फैक्टर्स। कोरोनरी ब्लड वेसल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों डिवीजन से इनोवेटेड होती हैं। ये अभी तक साफ नहीं है कि क्या ऑटोनॉमिक नर्व्स का विभिन्न यानी वेरियस कंडीशंस में ब्लड फ्लो पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। हालांकि ये नर्व्स हार्ट की मस्कुलेचर पर एक्ट करके इनडायरेक्टली कोरोनरी ब्लड फ्लो को इन्फ्लुएंस करती हैं। उदाहरण के लिए सिंपैथेटिक नर्व्स की स्टिमुलेशन हार्ट की रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। इसके बदले में ज्यादा मेटाबोलाइट्स निकलते हैं यानी लिबरेट होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। इसी तरह जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं तो कार्डियक फंक्शंस इनहिबिट हो जाते हैं और मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन कम होती है, जिससे कोरोनरी ब्लड फ्लो घट जाता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कैड वो हार्ट डिजीज है जो कोरोनरी आर्टरी के ओक्लूजन यानी रुकावट की वजह से कार्डियक मसल तक ब्लड सप्लाई की कमी यानी इनएडिक्वेट सप्लाई के कारण होती है। इसे कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहा जाता है। कोरोनरी ओक्लूजन। डेफिनेशन:
कोरोनरी ओक्लूजन का मतलब है कोरोनरी आर्टरी में पार्शियल यानी अधूरी या कंप्लीट यानी पूरी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट। कॉज यानी कारण। कोरोनरी ओक्लूजन एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरी की वॉल्स पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। वक्त के साथ आर्टीरियल वॉल का ये हिस्सा फाइब्रोटिक हो जाता है और इसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहा जाता है। ये प्लाक कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और ब्लड के दूसरे सब्सटेंसेस से बना होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन यानी अंदरूनी रास्ता नैरो या छोटा हो जाता है। सिवियर कंडीशंस में आर्टरी पूरी तरह से ओक्लूड हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का बनना आमतौर पर एओर्टा के पास वाली कोरोनरी आर्टरीज में होता है। ये प्लाक प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, जिससे थ्रोम्बोसिस होता है और ब्लड क्लॉट बनता है, जिसे थ्रोम्बस कहते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन का 3/4 हिस्सा प्लाक या थ्रोम्बस से अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो मायोकार्डियम तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसका नतीजा इस्कीमिया ऑफ मायोकार्डियम होता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के साथ कोरोनरी आर्टरी में स्पैज्म भी हो सकता है। छोटी ब्लड वेसल्स थ्रोम्बस या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के उस हिस्से से ओक्लूड हो जाती है जो कोरोनरी आर्टरी से टूटकर अलग हो जाता है। इस थ्रोम्बस या प्लाक के टुकड़े को एम्बुलस कहा जाता है। मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड नेक्रोसिस। मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में मायोकार्डियम के एक हिस्से का रिएक्शन है। हाइपोक्सिया तब डेवलप होता है जब कोरोनरी आर्टरी के ओक्लूजन की वजह से मायोकार्डियम के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर छोटी ब्लड वेसल्स में रुकावट की वजह से मायोकार्डियम का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा यानी स्मॉल क्वांटम इस्कीमिया से मुतासिर होता है तो ब्लड फ्लो आमतौर पर वापस आ जाता है। ये कोरोनरी कोलैटरल आर्टरीज के तेजी से डेवलप होने की वजह से होता है। नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है किसी लोकलाइज्ड एरिया में इंजरी या बीमारी की वजह से सेल्स या टिश्यूज की मौत यानी डेथ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर मायोकार्डियम का एक बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व हो या बड़ी ब्लड वेसल्स में सीवियर ओक्लूजन हो तो इस्कीमिया से मायोकार्डियम की नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस इरिवर्सिबल होती है, यानी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मायोकार्डियम की नेक्रोसिस है जो एम्बुलस, थ्रोम्बस या वैस्कुलर स्पैज्म की वजह से ब्लड फ्लो में कमी यानी इनसफिशिएंट फ्लो के कारण होती है। इसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से मौत यानी डेथ बहुत तेजी से होती है। मायोकार्डियल स्टनिंग। मायोकार्डियल स्टनिंग हार्ट की एक तरह की ट्रांजिएंट यानी टेम्परेरी मैकेनिकल डिसफंक्शन है जो ब्लड फ्लो में हल्की कमी यानी माइल्ड रिडक्शन की वजह से होती है। अगर कोरोनरी ब्लड फ्लो में बड़ी मात्रा में कमी हो तो पहले इस्चीमिया और फिर नेक्रोसिस होती है, लेकिन ब्लड फ्लो में हल्की कमी सिर्फ इस्चीमिया पैदा करती है और ये मायोकार्डियम की नेक्रोसिस करने के लिए काफी नहीं होती। हालांकि ये हार्ट में कुछ ट्रांजिएंट मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस या डिसफंक्शन पैदा करती है, जो कि ये शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए हार्ट इसे पूरी तरह रिकवर कर लेता है। सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के आम सिम्टम्स: 1 कार्डियक पेन यानी सीने में दर्द, 2 नोजिया यानी जी मचलाना, 3 वॉमिटिंग यानी उल्टी, 4 पैल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन महसूस होना, 5 डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ, 6 एक्सट्रीम वीकनेस यानी बहुत ज्यादा कमजोरी, 7 स्वेटिंग यानी पसीना आना, 8 एंजाइटी यानी घबराहट। कार्डियक पेन, एंजाइना पेक्टोरिस। कार्डियक पेन वो चेस्ट पेन है जो मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से होता है। इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक आम मैनिफेस्टेशन लक्षण है। दर्द स्टर्नम के नीचे से शुरू होता है और लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर की सरफेस तक रेडिएट करता है, फैलता है। कार्डियक पेन एक रेफर्ड पेन है, यानी ये बॉडी पर हार्ट से दूर फील होता है। इसका कारण यह है कि एम्ब्रियो में हार्ट और लेफ्ट आर्म एक ही डर्माटोमल सेगमेंट से डेवलप होते हैं। कॉज फॉर कार्डियक पेन। इश्कीमिया मुख्य रूप से हाइपोक्सिया की वजह से होता है। मायोकार्डियल इश्कीमिया के दौरान एनारोबिक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिक एसिड जमा होने लगते हैं। ये मेटाबोलाइट्स और दूसरे पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस जैसे कि सब्सटेंस पी, हिस्टामाइन और किनिन सेंसरी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे दर्द होता है। सेंसरी पाथवे। हार्ट से सेंसरी पाथवे इस तरह होता है। इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो हार्ट से दर्द या स्ट्रेच की सेंसेशन लेकर स्पाइनल कॉर्ड के पहले 4 थोरैसिक सेगमेंट्स के पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न तक पहुंचती हैं। यहाँ ये फाइबर्स लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स सब्सटैंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलांडो के साथ साइनैप्स करते हैं। सब्सटैंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलांडो से निकलने वाले फाइबर्स लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बनाते हैं और थैलेमस के जरिए सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। अगर कोरोनरी कोलैटरल सर्कुलेशन या ट्रीटमेंट के जरिए मायोकार्डियम में हाइपोक्सिया ठीक हो जाता है तो दर्द पैदा करने वाले सब्सटेंसेस ब्लड फ्लो के साथ बह जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं। क्रॉनिक एंजाइना पेक्टोरिस। क्रॉनिक एंजाइना पेक्टोरिस में पेशेंट को नॉर्मल हालात में दर्द महसूस नहीं होता,
दर्द सिर्फ तब फील होता है जब हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। हार्ट का वर्कलोड एक्सरसाइज और इमोशनल आउटबर्स्ट जैसी कंडीशंस में बढ़ता है। जब एंजाइना अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बार बार होना बढ़ जाती है तो पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन डेवलप होने का खतरा रहता है। ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस 1. बाय यूजिंग ड्रग्स, दवाओं के जरिए। आई. वैसोडाइलेटर ड्रग्स। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट जैसे वैसोडाइलेटर ड्रग्स कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करके दर्द से राहत देते हैं। हालांकि इन ड्रग्स का मेन थेराप्यूटिक इफेक्ट स्प्लैंक्निक वेसल्स को डायलेट करना है, जिससे वीनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट, हार्ट का वर्कलोड और मायोकार्डियम में ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाती है। इस वजह से पेन प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस का रिलीज रुक जाता है। आई. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स सेल्स के अंदर कैल्शियम के इन्फ्लक्स अंदर आना को ब्लॉक कर देते हैं। जब कैल्शियम इन्फ्लक्स ब्लॉक हो जाता है तो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी और हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है। आई. सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। प्रोप्रेनोलॉल, बीटा ब्लॉकर्स जैसे सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके कार्डियक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। इससे हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट पर वर्कलोड और ऑक्सीजन कंजम्पशन घट जाती है। ये मायोकार्डियम में नोसिसेप्टर सब्सटेंसेस, दर्द पैदा करने वाले तत्वों की प्रोडक्शन को भी रोक देता है। 2. बाय थ्रोम्बोलिसिस। इसकी डिटेल्स के लिए चैप्टर 98 रेफर करें। 3. बाय सर्जिकल मेथड्स, सर्जरी के जरिए। आई. ओयोटिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, CABG। कोरोनरी ऑक्लूजन से मुतासिर अफेक्टेड मायोकार्डियम का हिस्सा एंजियोग्राफी से डिटेक्ट किया जाता है। फिर ओयोटा और ऑक्लूजन के आगे वाली कोरोनरी आर्टरी के बीच एक अनास्टमोसिस कनेक्शन बनाया जाता है। इस टेक्निक को बाईपास ग्राफ्ट कहते हैं। ज्यादातर लोअर लिम्ब से एक छोटी वेन इस कनेक्शन के लिए यूज की जाती है। हालांकि ये मेथड दर्द ठीक कर सकता है, लेकिन अगर मायोकार्डियम बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका हो तो ये असरदार नहीं होता। 2. परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, PTCA, रेफर चैप्टर 98। 3. लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, रेफर चैप्टर 98। Go. Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out.